हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है मोहम्मद जिसान और आप देख रहे हैं जीसू अकाउंट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11 के चैप्टर सेकंड के बारे में। अगर आपने चैप्टर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप चैप्टर फर्स्ट की वीडियो देख लें। हाँ तो फ्रेंड, चैप्टर सेकंड का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। तो सबसे पहले इसका टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है? रिफर्स टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंटर बिटवीन टू पार्टीज, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज, यानी दो लोग के आपस में लेन देन को हम क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। और इसके फीचर क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए, बिटवीन टू पार्टीज होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जैसे कि अगर टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। अगर वो स्कूल में पढ़ा रहा है और फीस ले रहा है तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। बिटवीन टू पार्टी, दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और तीसरा जो उसका फीचर है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड, ये ट्रांजैक्शन होना कैसा चाहिए? ये ट्रांजैक्शन दोनों तरीके का हो सकता है, यानी कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है कि नगद ट्रांजैक्शन, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है कि उधार, यानी उधारी पे सामान बेचना या खरीदना, और पैसे में सामान खरीदना या बेचना। हाँ तो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं अकाउंट की। एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन पर्टेनिंग एन इंडिविजुअल फर्म और टर्म इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जो अकाउंट है वो रिकॉर्ड किया जाता है ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है, पर्टेनिंग मतलब संबंधित, ऑफ इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल को लेके या फिर फर्म को लेके, और वो किसमें होना चाहिए? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि डेट वाइज होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल रिफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, यानी कैपिटल का वो अमाउंट है जो इन्वेस्ट किया जाता है किसके द्वारा? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब जो मालिक है बिजनेस का, उसके द्वारा जो भी पैसा या जो भी सामान इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो आउटसाइडर लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज मींस होता है कर्ज, और आउटसाइडर मतलब बाहरी। फिर आता है ड्राइंग। ड्राइंग रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैश विथड्रॉन और वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर देयर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस, यानी ड्राइंग वो अमाउंट है ऑफ कैश है जो निकाला जाए किसके द्वारा? प्रोप्राइटर के द्वारा, या वैल्यू ऑफ गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर, या कोई सामान प्रोप्राइटर के द्वारा बिजनेस से निकाला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। उसके बाद हम बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी इज द अमाउंट विच द बिजनेस ओन्स टू आउटसाइडर, यानी इसका ये मतलब है लायबिलिटी वो होता है कि वह अमाउंट जो बिजनेस ओन्स टू आउटसाइडर, यानी जो बाहर से उधार लिया हुआ है बिजनेस, उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी कितने प्रकार की होती है? दो तरीके की। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी जो प्रोप्राइटर लगाया होता है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, और जो आउटसाइडर पार्टी से जो उधार लिया गया होता है उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटी को दो प्रकार में फिर बांटा गया है, पहला है करंट, दूसरा नॉन करंट। करंट लायबिलिटी उसको कहते हैं जिसको हम विद इन द अकाउंटिंग ईयर हमको पे करना रहे, या फिर एक साल में हमें पे करना रहे। और नॉन करंट लायबिलिटी उसको कहते हैं जो अकाउंटिंग ईयर है उसके बाद हमें पेमेंट करना रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एसेट्स की। So assets are economic resources of an individual or organization that can be usefully expressed in term of money. यानी assets वो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज है जिस वो इंडिविजुअल का हो सकता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है जो यूजफुल हो और किसमें एक्सप्रेस हो सके? मनी के फॉर्म में, उसको हम क्या कहेंगे? असेट्स। तो हम देखते हैं असेट्स कितनी प्रकार की? दो प्रकार की होती है, पहला तो करंट असेट्स, दूसरा नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स वो होती है जिसको हम विद इन द 1 ईयर या फिर अकाउंटिंग ईयर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में हम उसको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो उसको हम करंट असेट्स बोलते हैं। और नॉन करंट असेट्स ऐसे असेट्स जिसको हम विद इन द ईयर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के बाद में हम कन्वर्ट कर सके उसको मनी के फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट असेट्स। तो नॉन करंट असेट्स को फिर दो पार्ट में बांटा गया है, पहला है फिक्स, दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स का मतलब होता है, फिक्स भी दो प्रकार की है, पहला टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स उसको हम कहते हैं जिसको हम छू सके देख सके, उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स उसे कहते हैं जिसे हम छू और देख ना सके, सिर्फ महसूस कर सके, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया। और टेंजिबल एसेट्स में प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग,
फिर हम बात करते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स दोज एसेट्स विच इन द फॉर्म ऑफ कैश आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड, जिसको हम बहुत ही कम टाइम में हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लिक्विड एसेट्स बोलते हैं। फिर बात आती है रिसिप्ट की। रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट कोई भी पैसा हमें मिले या मिल चुका है या मिलने वाला है, सेलिंग ऑफ एसेट्स या एसेट्स को बेचने से या फिर गुड्स को बेचने से या सर्विसेज को बेचने से हमें कोई भी पैसा मिले या मिलने वाला हो, उसे हम क्या बोलते हैं? रिसिप्ट। रिसिप्ट भी दो प्रकार की है, पहला कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो हमें लंबे समय के लिए मिले, जैसे कि जो कैपिटल प्रोप्राइटर लगाता है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट कह सकते हैं, या फिर डिबेंचर या फिर शेयर इशू करने से जो हमें अमाउंट जो पैसा मिलता है उसे हम कैपिटल रिसिप्ट बोल सकते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट जो साल भर में कई बार रिकरिंग नेचर की हो, जो बार बार मिलती रहे, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर मनी स्पेंड और लाइबिलिटीज इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज और एसेट्स इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हम किसको कहते हैं? खर्चे को। मनी एक्सपेंड यानी हमने कोई पैसा खर्च कर दिया या फिर लाइबिलिटी क्रिएट हो गई फॉर एक्वायरिंग, किसी भी गुड्स को लेने में या सर्विसेज को लेने में या एसेट्स को लेने में, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तीन तरीके का होता है, पहला डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जो बार बार एक्सपेंडिचर होते हैं, साल भर में रिकरिंग नेचर के होते हैं, साल भर में कई बार होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, यानी वो लंबे लंबे समय पे होते हैं। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो बहुत समय बाद और उसके जो बेनिफिट्स हैं हमें बहुत सालों तक मिलते हैं, उसे हम डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट। और अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेलिंग पर्पस। एक्सपेंस हम उसे कहते हैं वो खर्चा, वो कॉस्ट जो हमें गुड्स को बनाने में जो खर्च आता है और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो खर्च आता है फॉर सेलिंग पर्पस, और वो सर्विसेज या गुड्स हम किस लिए बना रहे हो? सेल करने के लिए, उसमें जो खर्च आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंसेस। अब हम बात करते हैं इनकम। इनकम इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी जो हमारी अकाउंटिंग पीरियड है, यानी जैसे नॉर्मली तो 12 महीने माना जाता है, उसमें जो हमने कमाया है उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम। तो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर में हमने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। द एक्सेस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज प्रॉफिट, यानी वो ज्यादा रेवेन्यू होना, टोटल एक्सपेंसेस यानी जितना भी हमने खर्च किया उससे ज्यादा हमने रिसीव किया किस पे? बिजनेस ने, और फॉर द अकाउंटिंग पीरियड टर्म एज द प्रॉफिट। यानी कि मान लीजिए मैंने ये मार्कर मैंने बनाया 8 रुपए का, और फिर मैंने इसे बेच दिया 10 रुपए का, तो फिर जो 2 रुपए जो ज्यादा मिला उसी को हम क्या कहेंगे? प्रॉफिट कहेंगे। फिर हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की। डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। डिफरेंट बिटवीन सेल्स रेवेन्यू यानी हमने जो बेचा, यानी इसको हमने 10 रुपए का बेचा, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो होता है, जैसे हमने इसको 8 रुपए का बनाया तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने जो 10 रुपए का ये मार्कर बेचा और 8 रुपए में हमने इसे बनाया था, तो जो इसका डिफरेंस आया उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। हम नेट प्रॉफिट किसे बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए हमने ये 8 रुपए का मार्कर बनाया और 1 रुपए इसको बेचने में खर्च आ गया, यानी कि एडवर्टीजमेंट या कुछ या फिर ले जाने का इसका खर्च आ गया, और हमने फिर इसको 10 रुपए का बेचा और 8 रुपए में हमने बनाया था और 1 रुपए सेलिंग का इसका खर्च आ गया, तो इसको क्या हम बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जो प्रॉफिट 1 रुपए बचेगा उसको हम क्या कहेंगे? नेट प्रॉफिट। फिर हम बात करते हैं गेन की। गेन आर द प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम दोस ट्रांजैक्शन व्हिच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस। तो गेन हम उसे कहते हैं वो प्रॉफिट जो अराइजेस हुआ है, जो हमें मिला है फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन से जो हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो गया। जैसे मान लीजिए हमने कोई गाड़ी अपनी बेच दी या बिजनेस की कोई गाड़ी बेच दी जिसमें हमने 10,000 5,000 हमारे प्रॉफिट हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। लॉस एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर द रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस एंटिटी एंड अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज लॉस। यानी मान लीजिए हमने इसको बनाया था 8 रुपए में और बेच दिया हमने इसको 6 रुपए में,
तो जो हमने 2 रुपए लॉस हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉस। तो एक्सेस जो रिवेन्यू हुआ है, जो रिवेन्यू जो उसको बनाने में खर्च हुआ है, और मान लीजिए ये 6 रुपए का बिका और हमने इसको कितने में बनाया था, 8 रुपए में, तो 2 रुपए हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। हम परचेज किसे कहेंगे, गुड्स आर प्रोड्यूस इन विच द फर्म डीलिंग और प्रोड्यूसिंग फॉर सेल पर्पज, जिसमें फर्म डील करता है उसे हम क्या, प्रोड्यूसिंग फॉर सेल पर्पस के लिए जो फर्म डील करता है, जो सामान खरीदता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज। अगर हमने परचेज किया, उसको हमने वापस कर दिया किसी रीजन से, तो उसे हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। फिर हम बात करते हैं सेल की। द टर्म इज यूज फॉर द सेल ऑफ ओनली दोज गुड्स इन विच द फर्म इज डीलिंग, जो सामान फर्म बेचती है उसे हम सेल्स कहते हैं। और अगर कोई सामान, बिका हुआ सामान वापस हमारे यहाँ वापस आ रहा है, यानी बिजनेस में वापस आ रहा है, तो उसे हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक, वैल्यू ऑफ गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के अंत में जो भी स्टॉक की वैल्यू बची हुई है उसे हम कहते हैं स्टॉक। जो साल के अंत तक जो सामान बिका नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक। तो स्टॉक 2 तरीके का होता है, पहला ओपनिंग, दूसरा क्लोजिंग। साल के शुरुआत में जो स्टॉक की वैल्यू, जो स्टॉक बचा हुआ है उसको हम ओपनिंग कहेंगे, और जो साल के अंत में जो स्टॉक बचा हुआ है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे। फिर अब हम बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। तो दोज पर्सन और फर्म टू होम आइदर गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, उस पर्सन को या उस फर्म को जिसे हमने उधार सामान बेचा है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेड रिसीवेबल। यानी ये 2 तरीके का होता है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर वो होता है जिस पर्सन को हमने उधार सामान बेचा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर। और अगर हम उसके अगेंस्ट कोई बिल्स ड्रा करें तो उसे हम बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेड पेबल की। द पर्सन और द फर्म फ्रॉम होम वी हैव आइदर परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने किसी पर्सन से या किसी फर्म से उधार सामान खरीदा है तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल में भी 2 आता है, एक क्रेडिटर, दूसरा बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर उसे कहते हैं जिस पर्सन से हमने उधार सामान खरीदा है, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। और उसके अगेंस्ट हमने कोई बिल ड्रा कर ली तो उसको हम बोलेंगे बिल्स पेबल। फिर हम बात करते हैं गुड्स की। द प्रोडक्ट्स इन विच द फर्म डीलिंग, जिस प्रोडक्ट को लेकर फर्म डील करती है, बेचती खरीदती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुड्स। यानी अगर मान लीजिए ये मार्कर अगर हम बना रहे थे, मान लीजिए ये हम मार्कर बना रहे थे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। और अगर इससे और कोई भी दूसरा सामान रहेगा तो उसे हम गुड्स नहीं बोलेंगे, बल्कि उसके नाम से हम बोलेंगे। और अगर हम मार्कर, और हम इसको क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे। कॉस्ट, अब हम बात करते हैं कॉस्ट की। द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन चार्जेबल टू स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, जो सामान को बनाने में जो खर्च आता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन चार्जेबल टू स्पेसिफाइड प्रोडक्ट, जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है उसको बनाने में या उसको बनाने में जो खर्च आता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट। फिर हम बात करते हैं वाउचर। रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग द एविडेंस फॉर द ट्रांजैक्शन, ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट इसको प्रिपेयर करता है या दुकानदार इसको बनाता है, प्रोवाइडिंग द एविडेंस फॉर द ट्रांजैक्शन। और ये क्या करता है, एविडेंस होता है एक तरीके से कि हाँ ट्रांजैक्शन हुआ है किसके बीच में, बिजनेसमैन के और बायर के बीच में। और जब हम गारंटी वारंटी लेने जाते हैं तो हम क्या दिखाते हैं, बिल दिखाते हैं, बिल्स को ही वाउचर बोला जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक एविडेंस होता है किसका, ट्रांजैक्शन का, कि हाँ बिजनेसमैन और कस्टमर के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। और अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। एनी टाइप ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स बाय द बिजनेस एंटिटी टू इट्स कस्टमर, यानी जो भी गुड्स है अगर उसमें उसकी प्राइस में कुछ रिडक्शन आ जा रहा है, कुछ कमी हो जा रही है किसके द्वारा, जो सेलर है या जो बिजनेस है वो अगर कुछ प्राइस कम कर दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट भी 2 तरीके के होते हैं, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम उसको कहते हैं जब सेलर किसी भी गुड्स की प्राइस में फिक्स परसेंट चेंज कर दे, उसकी जो लिस्ट प्राइस है उसमें अगर मान लीजिए कोई सामान 100 रुपए का, उस पर 10% अगर हमें छूट मिल रही है तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। और कैश डिस्काउंट उसको कहते हैं जब हमें किसी सामान पे पेमेंट करने के लिए, जल्दी पेमेंट करने के लिए अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। कैश डिस्काउंट 2 तरीके का होता है, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउ क्या होता है, जब बिजनेस किसी डेटर को डिस्काउंट देता है कि तुम अपना पेमेंट जल्दी से करो और तुमको इतना डिस्काउंट 10% 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसको डिस्काउंट अलाउ कहते हैं।
और जब बिजनेस से कहीं से डिस्काउंट रिसीव करता है, यानी बिजनेस से कहीं से उधार सामान खरीदा होता है तो उसको डिस्काउंट रिसीव होता है। अगर वो जल्दी पेमेंट कर देगा तो उसे कुछ कम पैसे पे करना पड़ेगा, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव। हम बात करते हैं प्रोप्राइटर की, हु मेक्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। तो वो इंसान जो इन्वेस्टमेंट करता है यानी पैसे लगाता है किसमें, बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर यानी मालिक। अब बात करते हैं लाइव स्टॉक की। तो एनिमल लाइक हॉर्सेस, ऑक्स, कैमल, इटसी, यानी जितने भी जानदार चीजें जिससे कि कोई भी जानवर है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइव स्टॉक। Bad debts, the amount that has become irrecoverable from the debtors, यानी वो पैसा जो हमने किसी को उधार पे सामान बेचा था अब वो मिलने वाला ना हो, वो पैसा अब हमें ना मिले, उसे हम क्या बोलेंगे, बैड डेट। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट, द पर्सन हु इज इन पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट इन फुल, यानी वो पर्सन या वो बिजनेस जो अपना डेब्ट है यानी जितना उसका कर्ज है वो अपना फुल पेमेंट कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। अगर यही फुल पेमेंट नहीं कर सकता तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। फ्रेंड, मैंने जितना भी पढ़ाया आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अकाउंटेंसी में अच्छे मार्क्स ला सकें और वो भी पढ़ाई कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।